हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं, कल इसका पहला पार्ट था। जो लोग ना देखे हो जा करके देख सकते हो। क्लास 9th की बुक से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। कल आप लोगों के लिए 12th की बुक मैं परचेज करके लाई हूँ, ठीक है। 12th की बुक तो मेरे पास था, लेकिन दूसरे राइटर का था, ठीक। मुझे आप लोगों को राजीव पब्लिकेशन पढ़ाना था, तो कल मैं राजीव पब्लिकेशन की बुक लेकर के आई हूँ, ठीक है। अब ये जो खत्म हो जाएगा, जो भी मैं पेज फोटो खींच करके रखी हूँ, एक या पार्ट सेकंड पार्ट में जो भी हो जाएगा, ठीक है। ये करा करके फिर मैं उस 12th के राजीव पब्लिकेशन की बुक से आपको पढ़ाऊंगी। पहले आज मैं देख लूँ उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं स्कूल गई थी तो उधर रास्ते से मैं खरीद करके लेकर के आई हूँ। मुझे लग रहा था कोई बच्चों का देखा मैंने कि राजीव पब्लिकेशन की बुक वो रखे थे, तो वो देखे कि सही लग रहा था। हमने कहा चलो आज राजीव पब्लिकेशन का भी एक ले लेते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग चिंता मत करो, आप लोग कोई भी बुक ना खरीदो, आप लोग शांति से पढ़ते चलो। जो मैं पढ़ाऊं उसे पढ़ो, आप लोग प्रैक्टिस अपने भी करो, विस्तार से चीजें पढ़ने की कोशिश करिए। फिलहाल क्या है, अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे दीजिए। आप लोग का अक्टूबर में एग्जाम हो जाना है पीजीटी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीजीटी का एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा। आप लोग का अगस्त बीत गया, सितंबर केवल एक महीना बचा है, अक्टूबर में तो एग्जाम होना ही होना है। इसलिए अपना जी जान झोंक दीजिए पढ़ने में। नए बच्चे क्या करेंगे, क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शाम को 6 बजे इवनिंग में 6 PM पे आप लोगों का मेंस का क्लास अपलोड हो रहा है, आप जा करके वहां भी देखें, ठीक है। वो मेंस कम क्या है, प्री कम मेंस है, यानी प्री और मेंस साथ साथ चल रहा है, ठीक है। वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे जितना आपको मजा प्री के क्लास में नहीं आ रहा है, जो चीजें नहीं मिल रही होगी, वो आपको मेंस के क्लास में देखने को मिल रहा होगा। जो लोग मेंस पढ़ रहे हैं वो लोग जान रहे हैं कि मेंस की क्लास कितनी अच्छी आ रही है। फिलहाल बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू कर दें। और क्लास क्या है, प्रश्न क्या है, सामाजिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए परिवार और रिश्तेदार है, ऑप्शन बी औद्योगिक संस्थान है, ऑप्शन सी धर्म एवं संस्कृति है, ऑप्शन डी भौगोलिक दशाएं हैं। क्या होगा, तो आप आंसर दे रहे हो मैम, परिवार एवं रिश्तेदार क्या होते हैं, सामाजिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। सेकंड का आंसर कर दो, सामान्यतः संपूर्ण पर्यावरण को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। फटाफट हम लोग आंसर करेंगे, क्योंकि इतने भी टफ आंसर नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समय दिया जाए। तो आप कह रहे हो मैम पर्यावरण को, सामान्यतः संपूर्ण पर्यावरण को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक। इधर आ जाए, ठीक आंसर कर दे आप लोग। क्या है प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी घरेलू अपमार्जक। घरेलू अपमार्जक क्या होते हैं, जैसे सर्फ साबुन शैम्पू, ये सारी चीजें क्या ये घरेलू अपमार्जक हो गए। वन विनाश, और 4 नंबर पे उपयुक्त सभी। वन विनाश मतलब कि वनों का नाश होना। वनों का नाश करके हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, कल कारखाने लगा रहे, फैक्ट्रियां लगा रहे, अपना घर बनवा रहे हैं, कई कई स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो क्या है ये वन का विनाश ही तो हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा मैम, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बता दो। इसका आंसर आप कह रहे हो मैम हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। 4 का आंसर आप कर दे, 4 का आंसर कर दे। क्या है 4 का आंसर, अब बताइए। निम्नलिखित में से हाइजीन से क्वेश्चन पक्का बनेगा, आप लोगों को मैं बता दूं। कल आदेश आया है, आप लोग कहोगे तो मैं ग्रुप में वो आदेश पब्लिक उस पे कर दूंगी, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी। कल मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि मच्छरों से और मक्खियों से बचाव के लिए प्रेयर के समय में बच्चों को टीचर सिखाएं कैसे हाथ धोला जाता है, फुल आस्तीन की कपड़ा पहने, किस तरीके से मच्छर से बचेंगे, किस तरीके से मक्खियों का बचाव करेंगे। कल ये आया आदेश, आप लोग कहोगे तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो हाइजीन से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये पर्सनल हाइजीन ही तो है, तो आप इस चीज पे भी ध्यान दे लो। 4 का आंसर कर ले, क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल को अशुद्ध करती है। कौन सी गैस है जो वायुमंडल को अशुद्ध करेगी। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ये सभी। आप आंसर कर दे, क्या होगा, कौन सी गैस है जो वायुमंडल को अशुद्ध करती है। तो आप कहोगे मैम ये सभी हो जाएगा, कौन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करते, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी हवा का प्रवाह, ऑप्शन सी पेड़ पौधे,
ऑप्शन डी श्वसन क्रिया। क्या होगा 5 का आंसर कर दे आप। 5 का क्या होगा, तो आप आंसर कर रहे हो मैम कि श्वसन क्रिया। क्या होगा, श्वसन क्रिया। ठीक है, अब इसका आंसर दे दो। अब ये पेज तो खत्म हो गया। देखते 6 यहां से आंसर करिए। क्या है 6 में, प्रश्न आप पढ़ लो। प्रश्न आंसर तो दिख जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। एक आंसर छुपाने में प्रॉब्लम हो ही रही है, आप लोग कल से ही देख रहे हो। इसका आंसर आप कर दे, क्या होगा आप आंसर कर दे। प्रश्न पहले पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसी को ही CFC कहते हैं। ठीक है, एसिटिलीन है, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है। अब आप बता दो इसमें से आंसर क्या होगा। तो आप कह रहे हो मैम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC है, कहाँ से निकलता है, हमारे घरों में यूज होता है, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब से क्या होता है, CFC नामक गैस निकलता है। ठीक है, तो क्या हम लोग फ्रिज यूज करना छोड़ देंगे मैम, AC यूज करना छोड़ देंगे, आप अपने आप से पूछ लो। हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हम पेड़ पौधे लगा करके ये जो भी है उन्हें हम एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण है। वायु की अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण क्या है। ऑप्शन ए दूषित भोजन, ऑप्शन बी जल की कठोरता, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ। क्या होगा 7 का आंसर कर दें कि 7 का आंसर क्या होगा, आप आंसर कर दीजिए। आप आंसर कर रहे हो मैम अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ जो हो जाएगा, ये क्या है, अशुद्धि का वैज्ञानिक कारण है। 8 का आंसर करिए। ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के प्रयोग से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। 8 का आंसर आप कर दे, क्या होगा। तो 8 का आंसर आप कर रहे हो मैम ऊर्जा संयंत्रों में कोयले के प्रयोग में कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 9 का आंसर करें। क्या है 9 का प्रश्न, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है। कीटनाशक क्या हो गया, जैसे हमारे यहाँ खेत में इस समय क्या है, पैडी लगी हुई है, धान लगा हुआ है, उसमें उस धान को कीड़े ना खाएं। हम सब्जी लगाए हैं, सब्जी को कीड़े ना खाएं, उसको कीटनाशक बोलते हैं। ठीक है, तो उसका प्रयोग करेंगे तो क्या प्रदूषित होगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। अगर इस तरीके से पेड़ पौधे लगे हों और हम पेड़ पे दवा छिड़कें, ठीक है, तो पेड़ से दवा कहाँ आएगी, नीचे आएगा। नीचे क्या होगा, जल भी प्रदूषित होगा। और अगर ऑप्शन देता मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण भी हो जाता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन होगा, यानी जल प्रदूषण होगा। 10 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक है। ऑप्शन ए वर्षा का जल, ऑप्शन बी जल वाष्प, ऑप्शन सी वाहित मल जल, ऑप्शन डी कुओं का पानी। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक है। तो क्या होगा, आप कहोगे मैम वाहित जो जल है, वाहित और जल जो है, ये क्या होगा, जल प्रदूषक है। ठीक, 11 का आंसर कर दो। 11 क्या है, निम्न जल में DDT की अधिक मात्रा शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए हृदय को, ऑप्शन बी लीवर को, ऑप्शन सी फेफड़े को, ऑप्शन डी ब्रेन को। जल में DDT, तो जल में DDT की बात कर रहा है, तो हम पानी पिएंगे तो हमारा कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। हृदय फेफड़ा मस्तिष्क नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी लीवर हो जाएगा। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। मैं शुरू शुरू में बहुत तेज बोल दे रही हूँ, इसलिए मेरा लास्ट होते होते सिर दर्द करने लग रहा है। ऐसा मैं नहीं करूंगी। 12 का आंसर कर दो, क्या होगा। आज हम लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग ऐसे देखते रहना। कई चैप्टर मैं आज कराने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास इतने बुक हैं, मैं खत्म ही नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं सोच रही हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को कराती रहूं। आप आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए मोती झरा, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी काली खांसी।
जल द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अतिसार है, टाइफाइड है, और हैजा है, और क्या है? अतिसार है, टाइफाइड है, हैजा है, और ये डायरिया है। ये सब क्या है? ये जल जनित होने वाले रोग हैं। तो आप कहोगे मैम इनमें से तो कोई आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मोतीझरा जो है ये क्या है? यही तो टाइफाइड है। यही क्या है? टाइफाइड है। जब शाम को 5 बजे वाली क्लास में चलाती थी, जिसमें डिजीज मैंने कराया था, उसमें मैं कराई थी मोतीझरा। इसका क्यों नाम पड़ा? टाइफाइड क्यों नाम पड़ा? ठीक है, जिनको जानना हो जाकर के देख सकते हैं। अब इधर आंसर कर दो। समुद्री जीवों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए तैलीय प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। 13 का क्या आंसर होगा? आप आंसर कर रहे हो मैम, 13 का ए हो जाएगा, यानी तैलीय प्रदूषण। क्या होगा? तैलीय प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करते। क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं। खनन उद्योगों से निकले तत्व प्रदूषित करते हैं। किसको प्रदूषित करेंगे? ऑप्शन ए मृदा को, ऑप्शन बी जल को, ऑप्शन सी वायु को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। 14 का आंसर दे दे आप लोग, फटाफट स्पीड बढ़ाओ। 14 का आंसर हो जाएगा, आप कह रहे हो मैम 14 का ए हो जाएगा, मृदा प्रदूषण होगा। क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा। ठीक, 15 का आंसर करो। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? शायद ये 2021 टीजीटी में आया था। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डेसीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी मीटर। और एक प्रश्न क्या आया था 2021 टीजीटी में कि जूल किसका मापक है? ठीक है, किसका अंतरराष्ट्रीय इकाई है? ये भी प्रश्न आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि की तीव्रता का मापने का इकाई क्या है? डेसिबल है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? इस क्वेश्चन को तो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ आंसर आप करो। क्या आंसर है? आप इसका आंसर करिए। बस अब आप करिए। निरंतर, आप पढ़िए, आप पढ़ लीजिए आंसर। क्या होगा? निरंतर अशुद्ध वायु के संपर्क से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां हर समय आपको अशुद्ध वायु ही मिल रही है। कोई कहीं टायर जला रहा है, कहीं कोई आग जला रहा है। ठीक है, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कहीं कोई जानवर मर के पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे? मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाएगा, शरीर में ऑक्सीजन कम होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा? तो आप कहोगे मैम सबसे बेस्ट आंसर इनमें से होगा तो सब, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाएगी। इस तरीके का माहौल हो तो आप चिड़चिड़े भी हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए रोगाणुओं के संक्रमण से होने वाले रोग, ऑप्शन बी रोग द्वारा फैलने वायु द्वारा फैलने वाले रोग, ऑप्शन सी जल द्वारा फैलने वाले रोग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लोग नए बच्चे हैं क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। और आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करो। इससे मैं क्या होती हूँ, मोटिवेट होती हूँ। वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में तो कुछ 2 शब्द लिख ही दिया करो। तो इसका आंसर हो जाएगा मैम ए, यानी रोगाणुओं के संक्रमण से होने वाले रोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दो। क्या है? मैं जूम जितना हो सकता है कर देती हूँ ताकि आप लोग की आंखों पे प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मोबाइल के टच में हम लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। किस रोग को मृत्यु का कप्तान के नाम से जानते हैं? आप बता दो। डेथ ऑफ कैप्टन किसको कहते हैं? ऑप्शन ए तपेदिक को, ऑप्शन बी मलेरिया को, ऑप्शन सी डेंगू को, ऑप्शन डी छोटी माता को। आप आंसर कर दो, किसको कहेंगे? मृत्यु का कप्तान किसको कहते हैं? तो आप कह रहे हो मैम तपेदिक को। तपेदिक क्या है? यही टीबी है। टीबी में कौन सी वैक्सीन लगती है? तो बीसीजी का वैक्सीन लगता है। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। नवजात शिशु को सबसे पहले किस रोग से बचाव के लिए टीका दिया जाता है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी डिप्थेरिया, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी काली खांसी। बता दो आंसर। तो आप आंसर बता रहे हो मैम तपेदिक, यानी टीबी जन्म के बाद नवजात शिशु को पहला दिया जाने वाला वैक्सीन जो होता है तपेदिक ही होता है। मतलब तपेदिक से बचाव के लिए दिया जाता है। कौन सा वैक्सीन होता है? तो वीसीजी होता है। ठीक है, क्या होता है? वीसीजी होता है। खसरे का टीका किस माह में देते हैं? 9 माह की एज में देते हैं। कौन सा टीका देते हैं मैम?
MMR का टीका देते हैं। कौन सा? MMR का वैक्सीन लगाते हैं। MMR क्या है? मीजल्स मॉप्स एंड रूबेला। क्या है? मीजल्स मॉप्स एंड रूबेला। ठीक है। अब ये डिप्थीरिया और काली खांसी, इनमें कौन सी वैक्सीन लगती है मैम? तो एक ही वैक्सीन लगता है, DPT। कौन सा? DPT। डी फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, एंड T फॉर टेटनस। ठीक है। एक ही वैक्सीन लगती है जो 3 रोगों से बचाव करती है। ठीक है। ये सारी एडिशनल जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। शरीर में किसके संक्रमण की फलस्वरूप तपेदिक रोग फैलता है? ऑप्शन ए, कीटों के संक्रमण द्वारा। ऑप्शन बी, जीवाणु के संक्रमण द्वारा। ऑप्शन सी, व्यक्तियों को छूने से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? 5 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? तो आप कह रहे हो 5 का बी हो जाएगा, जीवाणु के संक्रमण द्वारा। कैसे? जीवाणु के संक्रमण द्वारा। ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से 6 का आंसर करिए आप। 6 का आंसर छुपा तो लिए, खैर कोई बात नहीं। 6 का आंसर आप कर दो। 6 का आप आंसर कर दें। प्रश्न पढ़ें। किस रोग का प्रारंभ जुकाम से होता है? ऑप्शन ए, तपेदिक। क्या जुकाम होगा तो टीबी हो जाएगी? ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन सी, चेचक। ऑप्शन डी, काली खांसी यानी पर्ट्यूसिस। आप बता दो क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम, जो इन्फ्लुएंजा है ये क्या है? यही यही का इसकी शुरुआत क्या होता है? जुकाम से होता है। जो लक्षण जुकाम में होते हैं, छींक आती है, यही लक्षण क्या होते हैं? इन्फ्लुएंजा में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कम जूम करें। ठीक, 7 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? एक सेकेंड। हाँ ठीक, अब बताइए 7 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक से बचाव के लिए टीके का आविष्कार किया? ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? तो 7 का आंसर होगा, क्या होगा? एडवर्ड जेनर। क्या होगा? एडवर्ड जेनर। क्या होगा? एडवर्ड जेनर। ठीक। 8 का आंसर आप कर दें। चेचक का रोग किस वायरस से होता है? ऑप्शन ए, वेरियोला वायरस से। ऑप्शन बी, बैरिसेला वायरस से, बैसिलस टाइफोसिस से, सॉरी। ऑप्शन डी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। ऑप्शन डी, विब्रियो कॉलेरा से। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। मैं हमेशा ट्रिक बताती हूँ कि चेचक कोई 2 लोग थे, ठीक, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या हस्बैंड वाइफ थे, ठीक, कोई 2 थे, ठीक। आप लोग बना लेना वो कौन थे। उन लोगों ने कहा चलो चलते मॉल। कहाँ चलते हैं? उन लोगों ने कहा मॉल चलते हैं, ठीक। तो लड़की ने क्या कही? उन्होंने कहा मैं अपनी चेतक गाड़ी निकाल, चेतक कोई बाइक होती है ना, तो चेतक गाड़ी निकाल रहा हूं और चलो हम लोग मॉल चलते हैं। तो लड़की ने कहा नहीं, हम ओला से जाएंगे। किससे जाएंगे? हम मॉल में ओला से जाएंगे। किससे जाएंगे? ओला से जाएंगे। ठीक है। तो चेचक से चेतक हो गया और बैरियोला से ओला हो गया। ठीक है। क्या हो गया? बैरियोला हो गया। तो चेचक वायरस किससे होगा? बैरियोला से होगा। ये चीजें आप जान लेना। बैरियोला वायरस से क्या होगा? चेचक होगा। अब ये बैसिलस टाइफोसिस क्या होगा? तो टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है। विब्रियो कॉलेरा किसका नाम है? तो हैजा के बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरा है। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। इसका आप लोग बता देना किसके बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चेचक रोग का प्रमुख प्रारंभिक लक्षण है। जितने भी रोग वाले वीडियो मैं सब करा रखी, सिंगल भी रोग से क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, जो भी वीडियो होगा 10-11 पार्ट होगा, आप जाकर के देख लो। कहाँ पे होगा मैम? 10 मिनट सीरीज करके आप लोगों का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। जो भी 8-10-12 वीडियो होगा डिजीज से, अगर उसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत हो तो आकर के मुझसे कह देना कि मैम आप तो ऐसे कह रही थी, मेरा ये गलत हो गया। लेकिन देख करके पढ़ना, केवल देख करके चले नहीं आना है। अब आंसर कर दो 9 का, क्या होगा? 9 का आंसर होगा, गले में दाने पड़ेगा, उल्टी होगा, पैरों में दर्द होगा, आंखें लाल होगी। शुरुआती लक्षण क्या होगा? तो आप कहोगे मैम आंखें लाल होगी। ठीक, क्या होगी? आंखें लाल होगी। छोटी माता रोग प्रायः किस ऋतु में होता है? ऑप्शन ए, ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन बी, बसंत ऋतु। ऑप्शन सी, शीत ऋतु। ऑप्शन डी, वर्षा ऋतु। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है। आप लोग चाहते हो कि मैं इसे पूरा कंप्लीट करा दूं? अगर चाहना तो बोल देना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं तो जो समझ में आता है कराती रहती हूँ। तो हो आंसर तो बताने, क्या होगा? शीत ऋतु में। ठीक है। ठंडी के समय में अक्सर छोटी माता होती है। खसरा रोग किस वायरस से होता है?
ऑप्शन ए बैसिलस टाइफोसिस, ऑप्शन बी बैरियोला वायरस, ऑप्शन सी विब्रियो कोलेरा, ऑप्शन डी डर्मोट्रॉपिक वायरस। आप बता दो किससे होगा खसरा रोग। खसरा रोग में कौन सा वैक्सीन लगाते हैं? तो MMR का देते हैं। और किस मंथ में? तो 9th मंथ में। MMR मतलब मेजल्स मॉप्स एंड रूबेला। इसका आंसर हो जाएगा डर्मोट्रॉपिक वायरस। क्या होगा? डर्मोट्रॉपिक वायरस। इधर देख लो, खसरा रोग के समय रोगी को किससे बचाना चाहिए? ऑप्शन ए अधिक ठंड से, ऑप्शन बी अधिक गर्मी से, ऑप्शन ए सी एवं बी दोनों से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम अधिक ठंडी और अधिक गर्मी से व्यक्ति को बचाना चाहिए। खसरे में भी क्या होता है? बच्चे के शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। निम्न कौन सा रोग मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी छोटी माता, ऑप्शन डी बड़ी माता। हमारे क्लास की बच्चियों को आप लोग कहोगे मैम फेंक रही हैं, एक एक क्वेश्चन ये सब लर्न होगा। अगर उनसे पूछ लें, सिंगल भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, सब एकदम रट डाले हैं। ठीक है, आप लोगों से भले ही गलत हो जाए लेकिन उनसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप लोग सामने होते तो मैं आप लोग से कंपटीशन करवा के दिखा देती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डिप्थीरिया। 2 से 5 साल के बच्चे को होता है। जबान पे क्या होता है? छोटे छोटे दूध के जैसे दाने निकल जाते हैं। ठीक है, चत्ते चत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं। गले में क्या होता है? एक झिल्ली सी पड़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सब प्रॉब्लम डिप्थीरिया में होता है। डिप्थीरिया की बैक्टीरिया का क्या नाम होगा? आप जान लो, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। अगर कोई पूछे एड्स कैसा रोग है तो आप कहोगे एड्स वायरस जनित रोग है। चेचक कैसा है? तो चेचक वायरस जनित रोग है। कुष्ठ कैसा है? तो कुष्ठ कौन सा रोग है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया होगा ना। चेचक के कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया का क्या नाम है? लेप्रोसी, नहीं माइक्रो लेप्रोसी। तो आप लोग बताना। तो अब मैं यहाँ कंफ्यूजन में चली गई, आप लोग बताना कुष्ठ रोग क्या है? कुष्ठ रोग बैक्टीरिया जनित है कि वायरस जनित है? आपका HW है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इसका आंसर कर दो। डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु से होता है? ऑप्शन ए विब्रियो कोलेरी, ऑप्शन बी पोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी, ऑप्शन सी बैसिलस टाइफोसिस, ऑप्शन डी एंटामीबा हिस्टोलिटिका। 14 का आंसर कर दो आप। तो 14 का आंसर होगा कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या होगा? कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, 15 का आंसर कर दो। क्या होगा? काली खांसी द्वारा। काली खांसी रोग किसके माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए जल द्वारा, ऑप्शन बी भोजन द्वारा, ऑप्शन सी कीट द्वारा, ऑप्शन डी वायु द्वारा। बहुत अच्छा आंसर है, प्रश्न है, इसका आंसर कर दो। आप कह रहे हो मैम काली खांसी को हम पर्ट्यूसिस कहते हैं, भूपिंग कफ कहते हैं, इसका माध्यम है वायु द्वारा। कैसे? वायु द्वारा। ठीक है, 15 हो गया। 16 का आंसर कर दो। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काली खांसी रोग किस जीवाणु से फैलता है? ऑप्शन ए विब्रियो कोलेरी, ऑप्शन बी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन सी हीमोफिट्स पर्ट्यूसिस बैसिलस, ऑप्शन डी बैसिलस टाइफोसिस। अब जीवाणु का नाम भी बता दो भाई। अब बताओ काली खांसी से कितना क्वेश्चन बनाया गया है, आपको क्या अब कोई गलत होगा आपसे? तो आप कहोगे नहीं मैम, होमोफिटस पर्टूसिस बैसिलस। ठीक है, ये क्या थे? ये क्वेश्चन डिजीज से था, ये डिजीज चैप्टर ही था। ठीक, अब इधर भी बचा ये 1 लाइनर है, इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल भी मत सोचना मैम ये क्या करा रही हैं, जो मैं पढ़ाऊं धैर्य बना करके पढ़ते चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो। साधारण बोलचाल की भाषा में गलसुआ किस रोग को कहा जाता है? यहाँ तो आंसर दिख रहा है। आप कह रहे हो मैम कौन फेर को क्या कहते हैं? मप्स को हम गलसुआ कहते हैं। किसको? मप्स, MUMPS होता है। ठीक है, MUMPS मप्स होता है। ठीक, मप्स क्या होता है? गलसुआ होता है। गलसुआ किस उसमें स्वेलिंग हो जाती है? तो होता है लार ग्रंथि में। किस सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग होती है? तो गलसुआ होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना, मैं कई बार बताई हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कौड़फेर। यहाँ आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 18 का। कौड़फेर रोग का संक्रमण होता है जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, ए और बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। किसके माध्यम से होगा? आप आंसर कर रहे हो कि मैम वायु के माध्यम से हो जाएगा। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। ठीक, अब 19 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के संक्रमण से नहीं फैलता है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी तपेदी। आप आंसर दे पा रहे हो कि मैम हैजा जो है कॉलरा है, ये जल जनित रोग है, वाटर
डिजीज है, ठीक है, ना कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक, बाकी ये तीनों जो है, खसरा हो गया, चेचक हो गया, तपेदिक हो गया, ये किससे फैलने वाले रोग हैं? तो ये वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये प्रश्न तो मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगी, आप यहाँ पे देखते चलो, शांति से बनाए रखना, बिल्कुल भी शोर मत मचाइएगा क्लास में। क्या है? अशुद्ध वायु से सामान्यतः कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अशुद्ध वायु से चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, कोढ़ फेर आदि रोग हो सकते हैं। इसको याद करिएगा लिस्ट को। तपेदिक के प्रमुख रूप कौन से हैं? तपेदिक के कई रूप होते हैं। तपेदिक मतलब टीबी, यानी आंत में टीबी होगा, हड्डियों में टीबी होगा, ग्रंथियों में टीबी हो जाएगा, फेफड़े में टीबी होगा, आदि का तपेदिक होता है, यानी इन हर जगह तपेदिक हो सकता है। ठीक है, तपेदिक अर्थात टीबी रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो टीबी के जीवाणु की खोज सन 1882 में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन भी बुरे नहीं है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा रोग में सामान्यतः रोगी का तापमान कितना होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग में सामान्यतः रोगी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान रहता है। अभी मुझे फीवर हुआ था, 104 डिग्री टेम्परेचर बुखार मुझे 2 से 3 घंटा लगातार रहा, मेरा फीवर बिल्कुल उतर ही नहीं रहा था। ठीक है, सोच लो उस समय मेरी क्या स्थिति रही होगी। इसका आंसर कर दो। भारत सरकार द्वारा किस संक्रामक रोग का पूर्ण उन्मूलन हो जाने की घोषणा की गई है? तो भारत सरकार के अनुसार चेचक, जो एक संक्रमण रोग है, का पूर्ण उन्मूलन हो जाने की घोषणा कर दी गई है, यानी अपने यहाँ से चेचक हो गया, पोलियो हो गया, इनका पूर्ण उन्मूलन किया जा चुका है। ठीक है, चेचक के रोग का कमरा किस प्रकार का होना, रोगी का कमरा किस प्रकार होना चाहिए? तो अधिक प्रकाश युक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर बता दो 8 का आंसर क्या होगा? छोटी माता की उद्भवन में कितना समय लगता है? उद्भवन यानी एक्यूबेशन पीरियड। एक्यूबेशन पीरियड कहते किसे हैं? जब से लक्षण दिखे, मतलब व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया घुसे और जब तक लक्षण प्रकट ना हो जाए, उस समय को क्या कहते हैं? एक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, लक्षण दिखने से ठीक होने तक, यानी छोटी माता के उद्भवन में 12 से 19 दिन का समय लगता है, परंतु इसका संक्रमण 3 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, यानी लक्षण दिखेगा और ठीक हो जाएगा 19 दिन में, लेकिन 3 सप्ताह तक संक्रमण चलता है। खसरा के रोगाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो खसरा के रोगाणु गले की श्लेष्मा में, नाक के शाव में पाए जाते हैं, जिसका संक्रमण थूक आदि के साथ हवा में फैलकर होता है। आप लोगों से अब अगर डिजीज से क्वेश्चन गलत होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने 12th के बुक में सारा डिजीज करा दिया, 10th के बुक में सारा डिजीज करा दिया, आज मैं 9th के बुक से भी डिजीज करा दे रही हूँ। अब अगर गलत होगा तो फिर आप लोग, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ लीजिएगा। डिप्थीरिया रोग से संक्रमित व्यक्ति को कौन सा टीका लगवाया जाता है? तो डिप्थीरिया रोग से संक्रमित व्यक्ति को डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगवाया जाता है। आप लोग सुन लो, डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। ठीक है, कोढ़ फेर के रोगाणु मनुष्य के शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कोढ़ फेर के रोगाणु मनुष्य के लार में उपस्थित होते हैं। मैंने आपसे पूछा ना कि कौन से स्वेलिंग, कौन से ग्लैंड में स्वेलिंग होती है? तो कोढ़ फेर यानी मप्स हो जाता है। तो आपने आंसर किया था कि मैम, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग हो जाने पे क्या हो जाता है? गलसुआ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर दे दो। अच्छा, एक सेकंड, ये प्रश्न आधा अधूरा है, मैं इसे पूरा खोज लूं कहाँ है, फिर आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को पहले मैं पूरा खोज लूं, क्योंकि बीच से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, अब बीच से मुझे पढ़ाना नहीं है। क्यों, मैंने फोटो नहीं खींचा क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड दे दे आप लोग, कैमरा बंद करके तब खोजो। चलिए आंसर दीजिए। मैं कह रही थी ना कहीं तो है, लेकिन गायब हो चुका था। ठीक, इसका आंसर कर दो। क्या प्रश्न है? वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए प्राणी, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन डी धागा, ऑप्शन डी तना। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये तंतु है। ठीक है, क्या है? तंतु है। ठीक, क्या है? तंतु है। ठीक, तो आंसर भी हो जाएगा तंतु। क्या हो जाएगा? तंतु। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तंतु है। ठीक है, इसका आंसर कर, छोटा, थोड़ा सा और छोटा कर दूं। ठीक, पूरा आने लगे। अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जन्य तंतु है? ऑप्शन ए नायलॉन है, ऑप्शन बी लीलेन है, ऑप्शन सी सिल्क है, ऑप्शन डी रेयान है। क्या होगा आंसर? आप बता दो कि वनस्पति जन्य तंतु क्या है। तो आप कहोगे मैम, रेशम तो प्राणी जंतु हो गया, प्राणीज जनित हो गया, तंतु हो गया।
बचा इसमें से लीलन क्या होगा, वनस्पति जन्य है यानी वेजिटेबल फाइबर है। कल आप लोगों को मैंने मेंस क्लास दिया था, उसमें मैंने टेक्सटाइल को इंक्लूड किया था। ठीक है, आप लोग अब सारे साथ धीरे धीरे मैं हर ब्रांच को उसमें लेकर के आ रही हूँ। कल का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, शाम को 6 बजे वाला, आप लोगों ने देखा होगा। इसका आंसर कर दो 3 का। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक तंतु नहीं है? ऑप्शन ए रेशम है, हेम्प है, डेक्रोन है एंड जूट है। क्या होगा? तो प्राकृतिक तंतु क्या नहीं है? आप कह रहे हो मैम डेक्रोन जो है ये प्राकृतिक ना होकर के कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है। ठीक है, इधर आंसर कर दो 4 को। एस्बेस्टस है एक, क्या है? ऑप्शन ए धात्विक तंतु है, ऑप्शन बी कृत्रिम तंतु है, ऑप्शन सी प्राणीज जन्य तंतु है, ऑप्शन डी अधात्विक तंतु है। आज क्वेश्चन हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोग से शुरू शुरू में ही कह दिया कि क्वेश्चन आज मैं ज्यादा कराऊंगी। जितना भी मैंने फोटो कलेक्ट किया मैं सब खत्म करके जाऊंगी, आप लोग फटाफट आंसर करो। तो इसका आंसर हो जाएगा मैम ये क्या है, ये धात्विक फाइबर है। क्या है ये? अधात्विक है क्या, सॉरी क्या है, अधात्विक फाइबर है। ठीक है, क्या है? अधात्विक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक विधि द्वारा निर्मित तंतु नहीं है? ऑप्शन ए डेक्रोन है, ऑप्शन बी नायलॉन है, ऑप्शन सी आरलान है, ऑप्शन डी रेयान है। तो क्या हो जाएगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि जो रेयान होगा ये क्या है, आधा रासायनिक होता है और आधा वानस्पतिक होता है। ठीक है, नायलॉन किस प्रकार का तंतु है? ऑप्शन ए वानस्पतिक जन्य है, ऑप्शन सी प्राणिज जन्य है, ऑप्शन सी खनिज स्रोतों से प्राप्त है, ऑप्शन डी रासायनिक विधि से प्राप्त है। 6 का आंसर करते आप क्या होगा? तो नायलॉन क्या है? रासायनिक विधि से निर्मित क्या है, एक तंतु है। ठीक है, अब जहां पे हम लोग थे वहां पे चलिए, 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दो ताकि मुझे वहां जाने में क्या होगा, समय लगेगा। ठीक है, जहां हम लोग थे, जहां से आपको कहने में कि मैं बताई थी। 1 सेकंड, आप इसका आंसर कर दो क्या होगा। हम लोग को प्रश्न मिल गया, ऊन के तंतु ऊन के तंतु कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? बकरियों से, घोड़ों से, भेड़ों से, ये सभी से। अब बताओ, कभी आप लोगों ने पढ़ा है कि घोड़े के बाल से भी बाल बनते हैं, ऊन बनते हैं? लेकिन देखो यहाँ पे आंसर दे रहा है ये सभी, तो हम लोग ये सभी के साथ जाएंगे। ये सभी क्यों दे दिया है? क्योंकि आप जानते हो भेड़ और बकरी के बाल से भी, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, और और क्या होते हैं यार, भेड़ हो गया, इन सब के बालों से क्या होता है, वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे घोड़ा दे रखा, खास तो हम पहली बार घोड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज नहीं, मतलब इन सबों की बुक में बच्चों के 9th के। इसका आंसर कर दो, 8 का आंसर कर दें। ऊन के तंतुओं की अंतिम परत क्या कहलाती है? मैंने आप लोग को बताया ऊन 3 परत होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक क्यूटिकल होता है, एक मेडुला होता है। अब आप बताइएगा कॉर्टेक्स पहला है कि क्यूटिकल पहला है, आप ये बता दीजिए। और लास्ट वाली परत क्या होती है? तो आप कह रहे हो मैम मेडुला होता है। क्या होता है? मेडुला होता है। ठीक है, रेशम किस प्रकार का तंतु है? ऑप्शन ए वनस्पति जन्य है, ऑप्शन बी प्राणीज जन्य है, ऑप्शन सी रासायनिक जन्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि सिल्क हो गया एंड वूल हो गया, ये एनिमल फाइबर होते हैं यानी प्राणीज जन्य होते हैं। ठीक है, शहतूत के वृक्ष से हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए वनस्पत तंतु प्राप्त होंगे, ऑप्शन बी कृत्रिम तंतु प्राप्त होंगे, ऑप्शन सी प्राणिज जन्य तंतु प्राप्त होंगे, ऑप्शन डी ये सभी प्राप्त होगा। तो शहतूत के वृक्ष से हमें क्या मिलता है? तो आप कह रहे हो मैम शहतूत के वृक्ष से हमें सिल्क मिलता है। तो सिल्क क्या है? प्राणिज जन्य है। इस तरीके के आंसर को हमको रिलेट करते हैं। ठीक है, अब कोई कह दे शहतूत के वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको लगेगा कि शहतूत का वृक्ष यानी क्या हो गया, वनस्पति हो गया। तो आप वनस्पत तंतु को ना कहीं कर दो। इसलिए प्रश्न को बड़े ही होशियारी से और बड़े ही समझदारी के साथ पढ़ करके तब आंसर देना होता है। ठीक है, इसका आंसर कर दो, उपरामोनियम तथा विस्कस विधि द्वारा निर्मित रेयान में पाई जाती है या पाया जाता है। ये सब क्या है? टाइप ऑफ रेयान है। टाइप ऑफ रेयान कौन कौन से हैं? उपरामोनियम रेयान है, विस्कस रेयान है। इसका आंसर क्या होगा? अधिक अवशोषकता पाया जाता है, कम अवशोषकता पाया जाता है, न्यून प्रत्यास्थता होता है, एंड डी इनमें से कोई नहीं होता। 11 का आंसर कर दो क्या होगा? तो 11 का आंसर है कि मैम अधिक अवशोषकता होता है। क्या होता है? अधिक अवशोषकता होता है। ठीक है, यानी हाई ऑब्जर्वेंसी है। अब इसका आंसर यहाँ मैं ये जरूर पढ़ाना चाहूंगी आप लोगों को। ठीक है, ये एक बार आप लोग पढ़ लो। तंतु किसे कहते हैं? तो क्या है? वस्त्र निर्माण में
प्रयोग की जाने वाली सामग्री की सबसे छोटी इकाई को तंतु कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? तंतु तथा धागों में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो तंतु वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी एवं स्वतंत्र इकाई है। अनेकों परतों को मिलाकर एक विशेष विधि द्वारा धागा तैयार किया जाता है तथा इन्हीं धागों को मिलाकर बुनाई विधि द्वारा वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है। अब क्या है? वस्त्रोपयोगी तंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो वस्त्रोपयोगी तंतुओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। ठीक है। तने से प्राप्त होने वाले प्रमुख वनस्पति जन्य तंतु कौन से हैं? तो जूट है, लिनेन है, हेम्प है। ठीक है। दो प्राणीज जन्य तंतुओं के नाम लिखिए। तो ऊन और रेशम है। ठीक है। कृत्रिम तंतुओं से निर्मित मुख्यतः दो प्रकार के वस्त्रों का नाम बताए। तो नॉयलॉन एवं डेक्रान तंतु कृत्रिम रूप से प्राप्त बनते हैं। ठीक है। इधर आ जाओ। वस्त्रोपयोगी वनस्पति जन्य तंतुओं में सबसे कम लंबाई किस तंतु की होती है? तो कपास के तंतु की लंबाई अन्य वस्त्रोपयोगी वनस्पति जन्य तंतुओं की तुलना में सबसे कम होती है। ठीक है। तौलिया हमेशा सूती कपड़े की ही क्यों बनाए जाते हैं? तो कपास के तंतु में अवशोषकता का गुण होने के कारण तौलिए हमेशा सूती कपड़ों के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो। लीलेन के तंतुओं पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीलेन के तंतुओं पर अम्ल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांद्र अम्ल के संपर्क में आते ही लीलेन के तंतु झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रश्न इस तरीके से क्या मैं लघुत्तरी में आपको करा सकती हूँ? आपकी इजाजत है कि मैं अति लघुत्तरी पढ़ा सकती हूँ? 11 का आंसर कर दो। ऊन के तंतु सामान्यतः प्राणियों के किस अंग से प्राप्त होते हैं? तो प्राणियों के बालों से प्राप्त होते हैं। भेड़ों से मुख्यतः किस प्रकार के तंतु प्राप्त होते हैं? तो भेड़े से मुख्यतः ऊन के तंतु प्राप्त होते हैं। ऊन के तंतु में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। हम रेशम की शुद्धता कैसे पहचानेंगे? तो रेशम की शुद्धता निम्न प्रकार से पहचानेंगे। रेशम के कपड़े पानी में धोने से न तो फैलते हैं और न ही सिकुड़ते हैं। रेशम के तंतुओं को अगर जलाया जाए तो उसमें बालों के जलने के समान गंध आती है तथा जलने के पश्चात ये काली गोली के समान बन जाते हैं। ये प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग डीप पढ़ेंगे तब तो कुछ आएगा। किस विधि द्वारा निर्मित रेयान में उच्च प्रत्यास्थता पाई जाती है? सेलुलोज एसीटेट विधि द्वारा निर्मित रेयान में उच्च प्रत्यास्थता पाई जाती है। नायलॉन के लवण किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो हेक्सेन मिथिलीन डाइअमीन एवं एडिपिक एसिड के संयोग से नायलॉन के लवण प्राप्त किए जाते हैं। डेक्रान को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है? तो डेक्रान को प्रारंभ में टेरिलीन के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से अगर मैं प्रश्न लाऊं तो आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है? ऐसे कुछ सीखने को ही मिल रहा है। ठीक है। आपका कुछ नहीं जा रहा है। सीखने के अलावा आपको ऐसा नहीं कि आपका कुछ नुकसान हो रहा हो। ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कर दो। ये मत सोचना कि बस इतना ही है, बहुत क्वेश्चन आज लाई हूं। आप क्वेश्चन करते करते आज पागल हो जाओगे। ठीक है। इसका आंसर कर दो। इसका आंसर आप कर दें कि व्यक्तिगत सज्जा से में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए व्यक्ति का रंग, ऑप्शन बी व्यक्ति का कार्य, ऑप्शन सी वेशभूषा, ऑप्शन डी व्यक्ति की लंबाई। तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम वेशभूषा हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? वेशभूषा। इसमें आसान से आसान क्वेश्चन और कठिन से कठिन शब्दावलियां दी हुई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कैसा क्वेश्चन लग रहा है। एक पुजारी को किस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए? चुस्त कमीज पैंट, जींस टी शर्ट, लुंगी बनियान, धोती कुर्ता। लाइट आई है, मैं डर गई हूँ स्टेबलाइजर में। हम के क्या खट्ट से हो गया, इतनी तेज हुआ है। आंसर कर दो। तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा? धोती एंड कुर्ता। क्या होगा? धोती एंड कुर्ता। आप लोग देखते भी हो पंडित पहनते हैं। क्या होगा? वेशभूषा एवं वस्त्रों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत सज्जा में वृद्धि, ऑप्शन बी शरीर की सुरक्षा, ऑप्शन सी ए एवं बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरे का आंसर क्या होगा? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चौथे का आंसर कर दो आप। क्या है प्रश्न नंबर 4? वस्त्र खरीदते समय मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए वस्त्रों की सुंदरता का, वस्त्रों के गुणों का, वस्त्र विक्रेता का एवं भी दोनों का। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? आप कह रहे हो मैम वस्त्रों की सुंदरता
और वस्त्रों के गुणों का हमें ध्यान दोनों का रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे पास अगर समय होता और आपके पास समय होता ना, तो मैं पूरा बुक आपको चैप्टर वाइज एक एक पेज पढ़ा देती, फिर आपसे देखते कैसे क्वेश्चन गलत हो रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वस्त्र में पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी रेशमी, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी ऊनी। तो क्या हो जाएगा? तो 5 का आंसर हो जाएगा, आप बता रहे हो मैम, 5 का हो जाएगा कॉटन यानी सूती। 6 का आंसर करते, थोड़ा सा और क्वेश्चन छोटा कर ले। बताओ, बच्चों एवं युवतियों हेतु किस प्रकार के वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सफेद वस्त्र, ऑप्शन बी चमकीले और भड़कीले वस्त्र, ऑप्शन सी सामान्य वस्त्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो आप बता रहे हो मैम बच्चे हैं और युवतियां हैं, तो उनके लिए चमकीले एवं भड़कीले वस्त्र चाहिए। ठीक है, कैसे? चमकीले एवं भड़कीले वस्त्र चाहिए। ठीक, इसका आंसर कर दो 7 का। हल्के रंग की आड़ी, तिरछी धारियों एवं बड़े डिजाइन के वस्त्र किस प्रकार की महिलाओं पर अच्छे लगते हैं? ऑप्शन ए छोटे कद की महिलाओं पर, ऑप्शन बी लंबे कद की महिलाओं पर, ऑप्शन सी मोटी महिलाओं पे, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी पे। 7 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कह रहे हो मैम तिरछी आड़ी है और बड़ी बड़ी फूल पत्ती डिजाइन है, तो लंबे कद की महिलाओं पे ये क्या होगा? ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, 8 का आंसर कर दो। वेशभूषा सदैव होनी चाहिए। ऑप्शन ए समयानुकूल, ऑप्शन बी अत्यधिक फैशन की, ऑप्शन सी पुराने फैशन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 8 का आंसर कर दो। तो वेशभूषा सदैव समय के अनुकूल होना, जिस चीज का समय हो, क्रेज हो, वो पहन लेना चाहिए। जो मौसम हो उस तरीके का पहन लेना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? समयानुकूल होना चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 9, चलो इसका दिख जा रहा है, खैर कोई बात नहीं है। 9 का आंसर आप कर दो कि 9 का क्या आंसर होगा, आप बता दें। 9 का क्या होगा, पहले तो प्रश्न पढ़ लें। ग्रीष्म ऋतु में किस रंग के वस्त्रों का प्रयोग लाभदायक होता है? तो इसका आंसर सीधे सीधे व्हाइट है। हम लोग आगे निकल चलते हैं, प्रश्न पे समय नहीं जाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गहरे एवं लाल रंग के कपड़ों को धारण करना किस ऋतु में ज्यादा आरामदायक होगा? ऑप्शन ए शीत ऋतु, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी सभी मौसम में। 10 का आंसर कर दें आप, क्या होगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी शीत ऋतु में। क्या होगा? शीत ऋतु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते। 11 क्या है? वर्षा के मौसम में किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अत्यधिक नमी सोखने वाले, ऑप्शन बी शीघ्र सूखने वाले, ऑप्शन सी ताप एवं उष्मा के कुचालक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम वर्षा के मौसम में शीघ्र सूखने वाले वस्त्र होने चाहिए। ठीक है, 12 का आंसर करते। स्कूल जाने वाले बच्चों की वेशभूषा होती है, ऑप्शन ए चमकीली एवं भड़कीली, ऑप्शन बी मोटी एवं रंगहीन, ऑप्शन सी बच्चों द्वारा निर्धारित, ऑप्शन डी स्कूल द्वारा निर्धारित। तो इसका आंसर भी बहुत क्लियर है कि स्कूल द्वारा निर्धारित क्या है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, त्योहारों एवं उत्सवों के अवसर पे किस प्रकार के वस्त्र अपनाए जाने चाहिए, अपनाई जाती है? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए सामान्य एवं सफेद होगा, काले एवं गहरे रंग होगा, चमकीले एवं भड़कीले एवं उत्साहवर्धक होगा, लाल एवं नारंगी होगा। तो बेस्ट आंसर ऑप्शन है चमकीले भड़कीले एवं उत्साहवर्धक। आज क्वेश्चन का स्पीड बहुत अच्छा है। ठीक है, आज मैंने स्पीड को बना के रखा है क्योंकि बहुत क्वेश्चन ईजी है, मुझे बहुत क्वेश्चन आज कराना है। इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम अगर आप लोग काउंट करोगे तो 200-300 क्वेश्चन मैं कराऊंगी। खिलाड़ियों की वेशभूषा सामान्यतः होती है, ऑप्शन ए सफेद एवं चुस्त, ऑप्शन बी अवशोषक एवं सरलता से धोने योग्य मजबूत, ऑप्शन बी कारसी काले एवं मुस्मक के कुचालक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम आंसर हो जाएगा बी, और बी क्या है? अवशोषक एवं सरलता से धोने। इलास्टिसिटी इनके वस्त्र होते हैं ना, फैलने वाले। ठीक, इधर बता दो 15 का। शोक के अवसर पर किस प्रकार की वेशभूषा धारण की जाती है? ऑप्शन ए तड़क भड़क, ऑप्शन बी लाल एवं गहरे रंग, ऑप्शन सी सफेद एवं हल्के रंग, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो शोक के अवसर पे कह रहा, अगर किसी की डेथ वगैरह हुई हो तो आप क्या करोगे? सफेद एवं हल्के रंग के वस्त्र धारण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इधर था। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको देखना है, यहाँ पे खत्म हो गया। इसको आप लोग देखोगे क्या? खैर कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की। ठीक,
इसको कोई जरूरत नहीं, इतना तो हम लोग खुद बता ले जाएंगे। इधर आ जाओ आप। अब यहाँ आप क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए। 1 का आंसर आप कर दें और 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दें, ताकि मैं क्या कर लूँ, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, मैं क्या कर लूँ, पानी पी लूँ। ठीक, आप पढ़ करके आंसर करें। मानव को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन आप लोग पढ़ने, आंसर को मैं बता दूंगी, मैं पानी पी लूँ। आप अपना आंसर पढ़ लिए होंगे। ऑप्शन मैं आंसर बता दूं, ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ए एवं बी दोनों क्या है? मानव को भोजन की आवश्यकता कोशिकाओं के निर्माण और शरीर में ऊर्जा के संचार के लिए होती है। ठीक है, अब आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 1 सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करते। मनुष्य की भूख शांत होती है, कब भूख शांत हो जाता है? ऑप्शन ए, खाद्य सामग्री ग्रहण करने से। ऑप्शन बी, खाद्य सामग्री उत्पादन करने से। ऑप्शन सी, खाद्य सामग्रियों को पकाने से। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप आंसर करो। तो आंसर हो रहा है, आ रहा है कि खाद्य सामग्री को ग्रहण करने से क्या हो जाएगा, भूख हमारी शांत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से कौन पोषक तत्व का निर्माण होता है? CHO हम लोग किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आप कहोगे CHO हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि में प्रमुख रूप से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आंसर हो रहा है, क्या हो रहा है कि मैम कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हो। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जरूर बताना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? घी है, शक्कर है, सोयाबीन है और मछली है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से आंसर हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? शक्कर है। ठीक है, क्या है? शक्कर है। 6 का आंसर करते। प्रोटीन की रचना कितने अमीनो अम्ल के संयोग से होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। आप लोग कहते हो ना कि मैम कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि 6 से लेकर के 12 तक की बुक से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनता है। आपके सामने प्रूफ ये बुक है, ये बुक अरिहंत की जो है, ये आपके सामने प्रूफ है कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ना कि कहीं बाहर से, कहीं चंद्रमा से नहीं क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ोगे तब ना, आप लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है, आप लोग को पढ़ना नहीं है, मुझे मालूम है। इसलिए आप लोग चलो जो मन करे वो करते रहो। फिलहाल इसका आंसर दे दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम इसका आंसर बी यानी शक, अच्छा इसमें से इसका आंसर देना है ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, इधर आंसर कर दो। इनमें से कौन प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं? प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत कौन कौन है? ऑप्शन ए सोयाबीन है, ऑप्शन बी बादाम है, ऑप्शन सी पनीर है, ऑप्शन डी ये सभी हैं। आप बता दो कि प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं। तो प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? ये सभी हैं। क्या है? ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मैंने सारे विटामिन आप लोगों को करा रखा है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी ये सभी। तो वाटर सोलुबल विटामिन कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, इसका आपको आंसर देना है। तो आप आंसर कर रहे हो मैम कि जल में विटामिन घुलनशील विटामिन 2 ही होते हैं, बी और सी। तो इसमें एक ही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन, आप लोग सारा बता दो कौन सा विटामिन में घुलनशील वसा में है, कौन सा जल में है, आप लोग बताते चलो। विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी ये सभी। तो आप कहोगे मैम विटामिन ए, डी, ई एंड के ये क्या है? फैट सोलुबल विटामिन है, और बी एंड सी क्या है? वाटर सोलुबल विटामिन है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सभी, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है?
ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बता दें नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो आप कह रहे हो मैम विटामिन बी में क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दें। 11 क्या है? थायमीन किस विटामिन का केमिकल नेम है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो किसका नाम होगा विटामिन बी? या दो जगह दे रखा है, खैर कोई बात नहीं, आप कह दो मैम विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमीन होता है। ठीक है, इधर दे दो विटामिन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दो। ऑप्शन विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मैंने सबका रासायनिक नाम आपको बता दिया है, आप कहो तो मैं यहाँ रिवाइज करा दूं। चलो रिवाइज कर लो। ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है एंड के का क्या है? पहले इतने का बता दो। ए का रेटिनॉल है, क्या है? ए का रेटिनॉल है। बी का थायमीन है, क्या है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो। बी का थायमीन है। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। डी का कैल्सीफेरॉल है, क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ई का टोकोफेरॉल है, ई का क्या है? टोकोफेरॉल है। एंड के का फिलोक्विनोन है, क्या है? फिलोक्विनोन है। ठीक, ये हो गया आपका ए से लेकर के पूरा ई तक। अब बी ग्रुप में आ जाओ। B2 का क्या नाम है? B3 का क्या नाम है? B5 का क्या नाम है? B6 का क्या नाम है? B7 का क्या नाम है? B9 का क्या नाम है? B12 का क्या नाम है? अब इधर आओ। B2 का राइबोफ्लेविन है। B3 का नियासिन या निकोटिनामाइड है। B5 का पेंटाथेनिक एसिड है, क्या है? पेंटाथेनिक एसिड है। B6 का क्या है? पायरोडॉक्सिन है। B7 का क्या है? बायोटीन है, क्या है? बायोटीन है। B9 का क्या है? तो B9 का क्या है? फोलिक एसिड है, क्या है? फोलिक एसिड है। एंड B12 का क्या है? साइनोकोबालामीन है, क्या है? साइनोकोबालामीन है। इस तरीके से आपको भी हर विटामिन का केमिकल नेम क्या है लर्न होना चाहिए। अब यहाँ ई का आंसर आप कर दिए कि मैम ई का आंसर है टोकोफेरॉल है, क्या होगा? टोकोफेरॉल होगा। ठीक है, वसा के अणुओं में प्रमुख रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल पाया जाएगा, ऑप्शन बी ग्लूकोज पाया जाएगा, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल पाया जाएगा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। 13 का आंसर कर दो। विटामिन तो जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर उनसे सिंगल भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर उस दिन मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, बस आप लोग इतना जान लेना, मैं इतना मेहनत करती हूँ। शायद मैं अपने पढ़ने में इतना मेहनत नहीं करती थी जितना आपको पढ़ाने में मैं अपना 100% देती हूँ। ठीक है, कि मेरा पढ़ाना सफल उस दिन हो जाएगा जिस दिन एक एक बच्चे मेरे पढ़ाए हुए चीजों को समझने लगेंगे। ठीक है, मैं अपने क्लास से LT, TGT, PGT, GIC जो भी वैकेंसियां हैं इसमें से देखिएगा कितना रिजल्ट मेरे क्लास से बनेगा। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, मेरे यहाँ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पुराने वीडियो को देखते हुए आए, तब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और नए वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। 2 वीडियो अपलोड होता है 10:40 पे और शाम को 6 बजे 2 वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पे। ठीक है, और आप कंटिन्यू जुड़ करके मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो 13 का आंसर हो जाएगा मैम ग्लिसरॉल होगा, क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, 14 का आंसर कर दो। 14 क्या आंसर है? प्रश्न क्या है? मक्खन में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी फैट है, ऑप्शन सी प्रोटीन है, ऑप्शन डी मिनरल्स है यानी खनिज लवण है। क्या हो जाएगा? तो आप कह रहे हो मैम मक्खन में फैट यानी वसा पाया जाता है। 15 का आंसर कर दो, क्या होगा? वह शरीर में वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो वसा की अधिकता से ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी टिटनेस एंड ऑप्शन सी डेंगू। तो आप कह रहे हो मैम डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है और ये जो है हृदय रोग होगा फैट की अधिकता से। ठीक, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है हृदय में वसा की अधिकता से। इनमें से किसे मुख का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए दांत को, होठों को, जीभ को, यकृत को। तो किसको कहेंगे मुख का द्वार? तो मुख के द्वार पे कौन खड़ा है? 2 पहरेदार, यानी इस तरीके से जो लिप्स बना होता है ये क्या है? ये मुख के पहरेदार हैं। ठीक है, क्या है? ये मुख के द्वार हैं यानी पहरेदार हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन
होठ हो जाएगा। ठीक है, इधर बता दो 20 वर्ष की आयु तक मनुष्य में लगभग कितने स्थायी दांत रहते हैं। 20 वर्ष की बात पूछा जा रहा है, तो 24, 20, 28, 32। बहुत अच्छा प्रश्न है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। टोटल अस्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये क्या है? ये टाइप ऑफ टीथ हैं। ठीक है, अब आप आंसर कर दो। आप कह रहे हो मैम 20 साल तक 28 दांत होते हैं, बाकी जो 4 दांत बचे 28 दो 30, 30 दो 32, यानी 4 दांत जो होते हैं, जो जिन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धिमत्ता का दांत कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं, वो कब निकलता है? वो 20 के बाद निकलता है। ठीक है, 20 साल के बाद निकलता है। कितने लोगों में है गिनकर बताइएगा तो, आप में है कि नहीं? चमड़क दांतों की संख्या कितनी है? तो चमड़क यानी कौन से हो गए? चमड़क, अग्र चमड़क। ठीक है, अग्र चमड़क, चमड़क यानी प्री मोलर एंड मोलर। तो मोलर की संख्या पूछ रहा है, मोलर की संख्या कितनी होती है? आप सूत्र पढ़ लो। सूत्र क्या है? 21 जीरो नहीं नहीं 21 23 बटा 21 23 गुणे 2। अब यहाँ पे आप निकाल लोगे कि कितनी संख्या होती है चमड़क की। चमड़क की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे मैम ये 3 तरीका क्या हो गया? 3 तरीका 9 हो गया। ठीक नहीं, 3 दुना के 6 और 3 दुना के 6 बराबर क्या हो गया? 12। तो ये जो 12 हो गया, हम लोग ऐसे दांत पढ़ते हैं ना, इस तरीके से अपने जबड़े को बांट करके पढ़ते हैं। 4 भाग में जबड़े को इस तरीके से बांटते हैं, तब हम लोग दांत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया, यानी ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। दांत का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग क्या होगा? इस तरीके से जो भी दांत बना होता है, मुझे बनाने तो नहीं आता है, ठीक, इस तरीके से ऐसे कुछ दांत होता है, ऐसे दांत होता है। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप का कुछ दांत होता है, तो इसका सबसे अंतिम परत क्या होगा? तो आप कहोगे मैम सबसे अंतिम परत इसका मूल होता है। क्या होता है? मूल होता है। ऐसे कुछ दांत की संरचना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 20 का आंसर कर दे। श्लेष्मा ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए होठ में, ऑप्शन बी जीभ में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी नाक में। अब बता दो कहाँ पाई जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा श्लेष्म ग्रंथियां जो होती हैं जीभ में क्या पाए जाते? छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ खत्म हो जाता है क्या? अभी बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दो। टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? आप आंसर दे दे। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाएंगे? ऑप्शन ए लार में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी जीभ में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ये तो आपको दिख रहा है कि टाइलिन नामक जो होता है लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दे। देखिए कितना देर हो गया है, 1 घंटा होने जा रहा है। अब आपका वीडियो हो सकता है मैं यहीं पॉज कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो अब मैं नहीं शूट कर पाऊंगी, मेरे सिर में दर्द होने लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक अग्नाशय ग्रंथि से साबित होता है? एमाइलोप्सिन, एसी एसी एप्सिंटिस्टिशन। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या होगा? आप कह रहे हो मैम ये सभी हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका बना लेना, प्रश्न अच्छा है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग कई बार पढ़े हो कि मैम आरबीसी का निर्माण जो होता है कहाँ होगा? स्प्लेन में होगा, यानी तिल्ली में होगा, यानी प्लीहा में होगा। कहाँ होगा? प्लीहा में होगा। और आरबीसी और स्प्लीन को और क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी का कब्रगाह कहते हैं। किसको? स्प्लीन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अब यहाँ पे दिया हुआ है। ये छोटे छोटे प्रश्न दिए हूँ, लेकिन ये मैं कराना तो चाह रही थी, लाओ करा ही देती हूँ। ठीक है, यही पेज आपका है, मैं करा देती हूँ। इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ जितना आप लोग सोचते हो मेरे बारे में। मैं सोचती हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं प्रोवाइड करा दूं, बट क्या करूं मैं, कुछ ऐसा मैं कहीं ना कहीं निजी हो जाती हूँ। इतना मैं मेरे पास व्यस्तता हो जाने की वजह से मैं नहीं करा पाती हूँ। चलो ये प्रश्न करा, यही पेज लास्ट है। ठीक, इसके बाद बचा हुआ जो भी क्योंकि 2 वीडियो में इतना 22 चैप्टर 2 वीडियो में मैं नहीं खत्म कर सकती हूँ। ठीक है, तो 3 से 4 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे, तो इतना क्या जल्दी लगा, आराम आराम से पढ़ेंगे। इसका बताओ आहार का क्या अर्थ है? आहार वह ठोस अथवा तरल खाद्य सामग्री है जिसको ग्रहण करने से भूख शांत होने के साथ साथ शारीरिक वृद्धि एवं विकास होता है।
पोषण विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ शरीर के लिए कितने प्रमुख पोषक तत्व आवश्यक हैं? तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 प्रमुख पोषक तत्व आवश्यक हैं। कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। यह मांसपेशियों के निर्माण का भी कार्य करता है। आज हम लोग बहुत तेज या बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं, आप लोग गिन कर रख लेना। प्रोटीन का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का प्रमुख कार्य है शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि एवं उनकी मरम्मत करना। वृद्धि कारक किसे कहते हैं? विटामिन को वृद्धि कारक कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखें। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखें। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी एंड ई के हैं। आप लोग इस तरीके से लिख कर रख लो ना, तो सही बता रहा, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत, हमें इतना सब कुछ सब रट गया है भाई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी सब याद हो चुका है, ठीक है। जितना तो मैं सही बता रही हूँ, एग्जाम की तैयारी की थी नहीं मुझे याद हुआ था, अब तो मुझे सब याद। ये लगता अच्छा यही क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, बताओ मुझे ये नहीं आ रहा था, आज ये होता है, ठीक है। तो यही क्या है, ये अभ्यास है भाई। बच्चों को मैं पढ़ा रही तो खुद भी तो पढ़ रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरी प्रैक्टिस है। विटामिन बी समूह के प्रकार कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी के 11 प्रकार होते हैं। विटामिन बी के कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 3 का नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल नाम है, ठीक है। साइनोकोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। हम सब आपको ऐसे ही बता दिए थे बिना देखे ही। इधर बता दो, शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आप लोगों को ट्रिक याद है? र जी बी कंज करने के रे, लास्ट में कौन सी बीमारी आती है? तो कैरेटोमलेशिया आती है। कौन सी आती है? कैरेटोमलेशिया आती है। और शुरू में कौन सी डिजीज आती है? तो रतौंधी से शुरू होता है और कैरेटोमलेशिया पे खत्म होता है। ट्रिक क्या है? रजीबी कंजी करने के रे। आप लोग अपना बता लेना कि कौन कौन सा रोग है, चाहो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। शुद्ध जल कैसा होता है, इसका रासायनिक सूत्र भी बताइए। तो शुद्ध जल कलरलेस होगा, स्मेललेस होगा एंड टेस्टलेस होगा। इसका रासायनिक सूत्र है H2O। इसका पीएच मान भी बता दो, तो 7 पीएच मान होता है, ठीक है। वसा क्या है? वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है, जिसका निर्माण ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यक है। दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मैं हमेशा से बताती हूँ कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यानी कृंतक, रदनक, अग्रचर्मणक एंड चर्मणक, ठीक है। मानव शरीर में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जो 3 जोड़ों के रूप में उपस्थित होती हैं। क्या क्या इनका नाम है? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या क्या? पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। रेनिन आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? तो रेनिन नामक किण्व आमाशय के जठर रस में पाया जाता है। ये रेनिन किस पे वर्क करता है? तो ये मिल्क पे वर्क करता है। किस पे? मिल्क पे वर्क करता है। शरीर के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में हमारे पेट में क्या होता है? HCl होता है, और यही HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। यकृत के 2 कार्य बता दीजिए। तो यकृत के 2 कार्य क्या हैं? पित्त रस का निर्माण करना, यानी बाइल जूस का क्या है? फॉर्मेशन करना, एंड शर्करा को संचित करना, यानी ग्लाइकोजन को स्टोर करना। ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन फॉर्म होता है उसका स्टोर करना। कितना स्टोर करना? तो 200 ग्राम स्टोर करना, ठीक है। इस तरीके से आपको भी सारी चीजें एकदम लर्न होना चाहिए, और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो अब जब जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्या आप भी ऐसे अब बता ले जाओगे? क्यों? कमेंट बॉक्स में जरा करिएगा तो आप लोग। फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त को जमने में सहायता करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का वीडियो कैसा था
ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर के अगले दिन एनर्जी के साथ मैं आपका क्वेश्चन फिर से अपलोड कर सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलता रहे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।